वन नेशन वन इलेक्शन, क्या फायदा क्या नुकसान। जी हाँ साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हो दुनियादारी। साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर वार्तालाप करने आया हूं जो वर्तमान में पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ साथियों, विषय है एक देश एक चुनाव। जैसा कि अभी आप सुन रहे हो, पूरे देश में सिर्फ इसी बात की चर्चा है। अगर बात करें पूरी सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, सभी के अगर जवान पे एक ही नाम है, एक देश एक चुनाव। कोई कहता है सही है, कोई कहता है गलत है। तो आज हम इस बात का पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि एक देश एक चुनाव क्यों सही है और क्यों गलत है। या तो सही है या गलत है, या सही भी है गलत भी है, कैसे है, सारी बातों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके विपक्ष में है, सभी बातों को ध्यान से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बीते 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे था, 74वां, यानी मोदी जी अपने 74 वर्ष के हो गए। अब मोदी जी 74 वर्ष के हो गए तो संभावना ये जताई जा रही है कि मोदी जी ने एक रूल निकाला था बीजेपी में कि जो 75 वर्ष या उससे ऊपर के नेता हैं वो क्या करें, उनको जो है रिटायर कर दिया जाए, मार्गदर्शक मंडल में आ जाएं और वो अब चुनाव ना लड़ें। मोदी जी खुद क्या अपने ऊपर इस चीज को अप्लाई करेंगे? 74 वर्ष के मोदी जी हो चुके हैं, तो अगले साल इस हिसाब से मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब यही बात आती है, मोदी जी ने एक और यहां अमित शाह जी ने इसी दिन 17 तारीख को ही घोषणा कर दी कि भाई हमारा जो मैनिफेस्टो था, यानी बीजेपी जब चुनाव में आई तो एक इस बार संकल्प पत्र जो होता है, घोषणा पत्र जो होता है, मैनिफेस्टो जो होता है, उसमें एक बात लेके आई कि हम एक देश एक चुनाव कराएंगे। बोले गुरुजी पहले ये समझा दो एक देश एक चुनाव होता क्या है। मैंने कहा देखिए, यहां पर मोदी जी की कैबिनेट ने इसे मंजूरी देती है, यानी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके जो अपने विधायक मंत्री, जो उसके साथ में जो गठबंधन वाली पार्टी है, जो एनडीए है। अभी आप इतना पता होगा आपको कि वर्तमान में बीजेपी के पास इस बार चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं था। बीजेपी अपने जो संगठन वाले जो साथ में पार्टियां गठबंधन करके जो चुनाव लड़ रही हैं, उनके द्वारा बीजेपी अपना जो सरकार है बनाने में कामयाब हुई। तो ऐसे में वो पूरी की पूरी जो कैबिनेट है उसने बीजेपी को जो कैबिनेट है उसने क्या किया है, इस एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। अच्छा, अब यह है क्या? देखिए, आप जब चुनाव में वोट डालने जाते हो तो आप देखते हो कभी आप प्रधानमंत्री के लिए वोट डालते हो, मतलब वहां आप किसके लिए वोट डालते हो? एमपी के लिए। एमपी बनाते हो, पूरे देश में एमपी अलग अलग सीट से एमपी बनते हैं, फिर उन एमपी में से ही एक बहुमत दल का नेता होता है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में मोदी जी हैं। अच्छा, ऐसे ही फिर आप क्या करते हो, फिर आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालते हो। लेकिन क्या आप सीधे मुख्यमंत्री को वोट डालते हो? नहीं। जैसे आप सीधे मोदी जी को वोट नहीं डालते। मोदी जी को वोट कौन डालता है भाई? इस मोदी जी को वोट डाली जो है आपका काशी की जनता ने, वाराणसी के लोगों ने डाला था, उन्हें मोदी जी को एमपी बनाया था। वैसे ही आप अगर मैं बात करूं तो जैसे आप मोदी जी को वोट डालते हो, डायरेक्ट नहीं डालते, वैसे आप योगी जी को भी वोट नहीं डालते, यानी मुख्यमंत्री को भी नहीं डालते। आप क्या बनाते हो? एमएलए बनाते हो। उनमें से ही पूरे राज्य से एमएलए बनते हैं, उनमें से ही एक एमएलए बहुमत दल का नेता होता है, वो सूबे का मुख्यमंत्री होता है। ये प्रोसेस होता है। तो ये फिर आप आ जाते हो, अगर आप शहर में रहते हो तो आप चेयरमैन के चुनाव के लिए वोट डालते हो, गांव में रहते हो आप जो है प्रधान के लिए वोट डालते हो। तो आप ये जो चुनाव है ना, क्या एक ही दिन डालते हो? नहीं, अलग अलग दिन डालते हो। कभी आप प्रधानमंत्री के लिए बनाने के लिए, कभी मुख्यमंत्री, कभी चेयरमैन, तो कभी गांव ग्राम प्रधान। यानी आप अगर पूरे भारत में देखें, 28 राज्य, यूनियन टेरिटरी, इतना बड़ा देश, तो पूरे देश में कहीं ना कहीं लगातार चुनाव चलते रहते हैं। इस बार चुनाव अगर बात करें, अभी रिसेंटली में जो चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव है, फिर हरियाणा में है, 2027 में उत्तर प्रदेश में, उससे पहले बिहार में, मतलब एनी टाइम भारत में हर शायद ही कोई महीना ऐसा होता होगा जब चुनाव नहीं होते। किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत बड़ा एक तो क्या चाहिए, एक हर टाइम एक व्यक्ति, चुनाव आयोग बिजी रहता है चुनाव कराने में, हर टाइम पूरा का पूरा जो ध्यान रहता है चुनाव पे रहता है। सरकारें बहुत सारी, क्योंकि जब आचार संहिता लगती है चुनाव से पहले, तो सरकारें बहुत सारी योजनाओं की घोषणा नहीं कर पाती हैं, चीजें, डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें इससे आती हैं जब पूरे देश में कभी ना कभी चुनाव चल रहा होता है। तो ऐसे में एक सॉल्यूशन निकाला, क्यों ना एक देश एक चुनाव कर दिया जाए, ये सॉल्यूशन निकाला। लेकिन इस पर बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो इस पर तैयार हुई। यहां एनडीए के बिहारी साथी, ये आप चिराग पासवान जी देख रहे हो और ये आप नीतीश कुमार जी को देख रहे हो, ये दोनों तैयार हो गए हैं भाई साहब। इन्होंने क्या किया, साथियों को एक देश एक चुनाव स्वीकार है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार कैसे हुए तैयार, यानी ये तैयार हो गए भैया।
कौन कौन? ये जो बीजेपी के गठबंधन में जो साथ में मिलकर पार्टियां लड़ी थी चुनाव, वो तैयार हो गई हैं कि हाँ जी हम राजी हैं एक देश एक चुनाव करवाने के लिए। आप इस न्यूज को देखिए, यहां देखिए वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव पर राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट। अच्छा, ये रिपोर्ट क्या है इसे समझते हैं। एनडीए के बिहारी साथी तैयार हैं, 2029 तक देश में हो सकते हैं एक साथ चुनाव। ये सारी चीजें हुआ क्या, ये देखिए सारे लोग बैठे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या है, ये सारे के सारे कैबिनेट मंत्री हैं, यानी जो मोदी सरकार में मंत्री बने हुए हैं, जिनके पास कोई ना कोई मंत्रालय है। इन सब की मीटिंग हुई, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। यानी जब सबकी मीटिंग हुई तो इन सब ने मिलकर ये मान लिया कि हाँ जी ठीक रहेगा, हम सब इस बात से सहमत हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। अच्छा साहब, फिर क्या हुआ? अब से पहले सर क्या कभी ऐसा हुआ है भारत में कि पहले एक देश एक चुनाव हुआ हो? बिल्कुल हुआ है। जब हमारा देश में सबसे पहली बार आम चुनाव हुए तो उस समय पे अगर मैं बात करूं, उस समय पे 1952, 1957, 1962 और 1967 में चुनाव एक ही साथ हुआ करते थे। मतलब लोकसभा और जो राज्यसभा, जो आपका विधानसभा के जो चुनाव है वो एक साथ हुआ करते थे। यानी आप प्रधानमंत्री के लिए वोट तभी डालोगे, मुख्यमंत्री की भी वोट तभी डालोगे, यानी सारे, यानी एमपी की भी वोट तभी, एमएलए की भी वोट तभी, सब चुनाव एक साथ हुआ करते थे। लेकिन बाद में एक बार ये सिस्टम गड़बड़ाया और उसके बाद ऐसा गड़बड़ाया कि आज तक पटरी पे नहीं आया। कुछ दिन पहले ही सरकार को भंग कर दिया गया था, तो इसकी वजह से ये चक्कर आ गए, मतलब आगे पीछे हो गए। उसके बाद बात करें तो देखिए देश में जब एक साथ चुनाव हुए तो देखिए ये रहे 1951 अक्टूबर से फरवरी के बीच में, 1952 में वर्ष 1952 में हुए थे, 57 में हुए थे, 62 में और 67 में ये चुनाव हुए थे। इन राज्यों में एक साथ चुनाव हुए थे। यहां देखो, यहां 1967 में कितने सारे राज्यों में एक साथ चुनाव हुआ था। तो ये सारी चीजें कराई गई। अच्छा, उसके बाद बात करें तो अब क्या हुआ? अब इस पर जब 1971 के बाद क्यों बिगड़ा इसे भी जानेंगे, लेकिन इस पर एक देश एक चुनाव करवाने के लिए सरकार ने क्या किया, चुनाव आयोग बार बार से सरकार से रिकमेंड किया कि महाराज हम पूरे टाइम, पूरे साल चुनाव में बिजी रहते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, तो इसलिए ऐसा करो कि एक देश में एक बार चुनाव करा लो, हम भी फ्री, आप भी फ्री, आप भी बढ़िया से सरकार चलाओ, फिर 5 साल अपन भी फ्री। अच्छा साहब, अब ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में सरकार ने जब कई सारी रिकमेंडेशन आई, इस पर एक कमेटी बनाई। 8 सदस्यों की समिति थी, जिसमें पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी इस कमेटी के अध्यक्ष रहे। इस कमेटी में एक वकील थे जिनका नाम था हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता थे, ये वकील थे। उसके अलावा अमित शाह गृह मंत्री, अधीर रंजन चौधरी ये कांग्रेस के नेता थे। उसके बाद गुलाम नबी आजाद डीपीए के पार्टी के नेता हैं। उसके बाद एनके सिंह ये 15वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष रहे। डॉक्टर सुभाष कश्यप ये लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे और संजय कोठारी ये पूर्व मुख्य सतर्कता अधिकारी रह चुके हैं। इनको इस कमेटी में शामिल किया। रिसेंटली अभी मार्च के महीने में, इसी साल 2024 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी कि देखो भैया हमारे हिसाब से ये है। अब इन्होंने रिपोर्ट क्या क्या सौंपी वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं। यानी जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी, इस कोविंद कमेटी ने की थी 10 से सिफारिशें, शीर्ष 10 से सिफारिशें, यानी इन्होंने 10 सिफारिशें की। कौन कौन सी थी समझिए। पहला, सरकार को एक साथ चुनाव कराने के चक्र को बहाल करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य तंत्र विकसित करना चाहिए। दूसरा, पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, मतलब पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं। दूसरे चरण में नगर पालिका, यानी जो आप नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं, और पंचायतों के चुनाव को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ इस तरह से समन्वय किया जाए कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव संसदीय और विधानसभा चुनावों के 100 दिन के भीतर कराए जाएं। मतलब पहले लोकसभा, यानी आप ऐसे समझो प्रधानमंत्री के लिए वोट डाल दो और मुख्यमंत्री के लिए वोट डाल दो एक ही दिन, उसके 100 दिन के अंदर अंदर आप जो नगर पालिका यानी जो चेयरमैन वगैरह बनते हैं इनके लिए, और आप जो उसके बाद प्रधान वगैरह जो बनते हैं पंचायतों के लिए भी वोट डाल सको। ये 100 दिन के अंदर अंदर ये 2 चरणों में हो जाए काम। ठीक है, ये इन्होंने सिफारिश की। दूसरा बोले, लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के उद्देश्य से राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख को नियत तारीख के रूप में अधिसूचित कर देंगे। भाई पहली जो तारीख होगी वो फिक्स हो जाएगी कि भाई इस तारीख को हर बार लोकसभा की पहली बैठक हुआ करेगी। नियत तिथि के बाद और लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनावों के माध्यम से संगठित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल केवल बाद के संसदीय चुनावों तक की अवधि के लिए होगा। इस एक बार की
अस्थायी व्यवस्था के बाद सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। मतलब क्या है इस बात का? मतलब जैसे मान के चलिए यूपी में कोई सरकार बनी, मान के चलिए जैसे बीजेपी की सरकार बनी, इसको 2 साल हो गए, 2 साल बाद किन्हीं कारणों से सरकार गिर जाती है और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं होता है, ऐसे में इलेक्शन दोबारा कराने पड़ते हैं। तो वो इलेक्शन केवल 3 साल के लिए होंगे, 5 साल के लिए नहीं होंगे। केवल जो बचा हुआ टर्म है ना 5 साल, मान के चलिए पहले कोई सरकार जीत के आ गई, किसी कारणवश कोई भी चीजें रही, मान के चलो 2 पार्टियों ने गठबंधन करके सरकार बना ली, 2 साल सरकार चली, 1 साल सरकार चली, सरकार ने जो है गठबंधन टूट गया, सरकार जो है गिर गई। अब ऐसे में नई कोई पार्टी ऐसा नहीं जिसके पास पूर्ण बहुमत हो, कोई पार्टी नहीं है। तो ऐसे में दोबारा चुनाव जो कराए जाएंगे वो केवल उतने ही समय के लिए कराए जाएंगे जितना समय बचा है। अगर 3 साल बची है 3 साल के लिए, 4 बचा है 4 के लिए, 1 बचा है 1 के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर आगे की कहानी की बात करें तो सदन में त्रिशंकु स्थिति, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी भी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। जहां लोकसभा नंबर 7, जहां लोकसभा के लिए नए चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सदन का कार्यकाल केवल सदन के तत्काल पूर्व कार्यकाल की शेष अवधि के लिए, देखो ये रहा जो शेष अवधि के लिए, ये बोला ना मैंने बात, शेष अवधि के लिए ही होगा। मतलब अगर दोबारा से सरकार चुनी जाती है, इलेक्शन होते तो शेष अवधि के लिए होंगे। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो ऐसी नई विधानसभाएं जब तक कि उन्हें पहले ही भंग ना कर दिया जाए लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक बनी रहेंगी। यानी कुछ ऐसी रहेंगी जो जब तक लोकसभा का कार्यकाल नहीं पूरा होता तब तक वो बनी रहेंगी। ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहां देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से एक संकल्प मतदाता सूची और मतदान फोटो के पहचान पत्र EPIC तैयार किया जाएगा और यह ECI द्वारा तैयार की गई किसी भी अन्य मतदाता सूची का स्थान लेगा। अब देखो यहां मतलब क्या किया है, यहां इन्होंने ये किया है कि भाई एक ही आई कार्ड हो, उसी आई कार्ड से तो आप सभी के लिए उसी आई कार्ड से वोट डालो। ऐसा नहीं है कि भाई सबका आई कार्ड अलग अलग हो, एक ही आई कार्ड से आप वोट डालोगे। दूसरा, एक साथ चुनाव कराने के लिए रसद व्यवस्था करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग EVM और VVPAT जैसे उपकरणों की खरीद, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य आवश्यक व्यवस्था के लिए पहले से योजना और अनुशासन तैयार कर ले। मतलब भाई जो सामान चाहिए, EVM चाहिए, VVPAT चाहिए, सुरक्षा बल चाहिए, इन सब का भी इंतजाम हो जाए। उसके अलावा भारत में एक देश एक चुनाव का इतिहास की बात करें तो ये शुरू से चला आ रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है। बाद में 1971 में इंदिरा गांधी जी ने ये जो है सिस्टम बिगाड़ दिया था। यहां देखिए एरा, जब इंदिरा गांधी ने तोड़ दिया था एक देश एक चुनाव का क्रम। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1970 में लोकसभा भंग करवा दी थी और तय समय से 15 महीने पहले ही 1971 में आम चुनाव करवा दिए थे। दरअसल क्या था, इंदिरा गांधी जी गठबंधन की सरकार में थी जो उन्हें पसंद नहीं थी। वो चाहती थी मेरी सरकार पूर्ण बहुमत से आए, इसलिए उन्होंने 15 महीने पहले ही जो उनकी जो अगर बात करूं तो लोकसभा भंग करवा दी और फिर बाई इलेक्शन कराई जिसमें वो पूर्ण बहुमत से जीत कर आई। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां तो चुनाव का खर्च, भाई इससे फायदे क्या क्या होंगे। एक तो चुनाव का कम खर्च हो जाएगा, भाई हम जो पूरे साल चुनाव में रहते हैं तो एक साथ निपट जाएगा तो खर्चा कम होगा। भाई आप देखो पुलिस को इधर उठाना, सुरक्षा वालों को इधर उठा के इधर ले जाना, इधर के उधर जा रहे हैं तो बहुत सारा खर्चा होता है, खर्चा बचेगा। दूसरा, बार बार आचार संहिता से मुक्ति, बार बार जो आचार संहिता देश में लगती है उससे मुक्ति हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, सुरक्षा बलों पर बोझ कम हो जाएगा। ये जो सुरक्षा बल बेचारे चुनाव कराते रहते हैं हर पूरे साल के साल इधर उधर, वो कम हो जाएगा। विकास कार्यों में तेजी आएगी। ये तो इसके फायदे हैं। अब इसके नुकसान क्या क्या है, नुकसान सुनो। नुकसान क्या हो जाएंगे इसके भाई। नुकसान की बात करें तो राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे। भाई अगर आप जब एक साथ चुनाव कराओगे तो वहां राज्य स्तर के जो मुद्दे होंगे ना, जो स्टेट के मुद्दे होते हैं, उनको कम तवज्जो दी जाएगी। दूसरा, चुनाव के परिणाम प्रभावित इससे हो सकते हैं। मान के चलिए स्टेट में, सेंट्रल में जो है वो किसी एक पार्टी की लहर है, जैसे बीजेपी की अभी लहर चल रही है तो स्टेट में बीजेपी की लहर है, पता चले राज्य में भी उस लहर में राज्य की सरकार भी बीजेपी की बन गई तो ऐसे में जो है जो लहर वाली पार्टी है उसको फायदा हो जाएगा। दूसरा, राज्य सरकारों की मनमानी बढ़ेगी। राज्य सरकार फिर अपनी मनमानी चलाएंगी क्योंकि उनको पता है भाई 5 साल अपन को कोई टेंशन नहीं है। चौथा, एक मुश्त जो लोड है नहीं है रहेगी। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने से के बाद चुनाव आयोग ने EVM की खरीद के लिए हर 15 साल में लगभग 10,000 करोड़ की आवर्ती लागत का अनुमान लगाया है। मतलब बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा,
मतलब देश पर इतना सारा लोड हो जाएगा, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा ये, ठीक है, एक मुश्त जो है। अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा होता रहता है पूरा चुनाव में, अब यहाँ एक साल, क्योंकि भाई जब अपन इतना बड़ा चुनाव कराएंगे तो बहुत सारी मशीनें भी तो अपने पास होनी चाहिए, है ना। तो इसी के साथ अब एक देश एक चुनाव में आगे का रास्ता क्या है भैया, एक साथ चुनाव पर कोविन समिति की सिफारिश को 2 चरणों में लागू किया जाएगा, पूरे देश में विस्तृत चर्चा शुरू की जाएगी और कार्यान्वयन समूह का गठन किया जाएगा। सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची बनाई जाएगी, यानी सबकी, अब क्या होता है, वोटर लिस्ट सबकी अलग अलग आती है भाई, ये लोकसभा के चुनाव की है, ये विधानसभा की है, ये गांव के चुनाव की है, अलग अलग आती है ना। इस बार सबकी वोटर लिस्ट एक ही आएगी। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, दूसरे चरण में आम चुनावों के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव करा दिए जाएंगे। अच्छा, ये इसकी अभी ये जो है केवल कैबिनेट की मंजूरी मिली, यानी जो सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी और एनडीए के जो मंत्री हैं उन्होंने इसे मंजूरी दी है। अभी जो अगला जो लोकसभा का सत्र आएगा, लोकसभा राज्यसभा का जो सेशन आएगा, जो संसद हमारा सत्र आएगा, जिसे आप बीएमडब्ल्यू कहते हो, तो शीतकालीन जो सत्र आएगा उसमें इसका बिल आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां, तो इसके समर्थन में कौन कौन थे, तो देखो समर्थन में बीजेपी, जेडीयू, एआईएडीएमके, बीजेडी, शिवसेना, अकाली दल, अपना दल, एजेएसयू और एलजेपी, ये इसके समर्थन में रहे। विरोध में कौन कौन थे, आप जानते हो कौन कौन होंगे भैया। देखो विरोध में थे ये लोग, कौन कौन थे, कांग्रेस, सपा, डीएमके, आप, और ये कौन की पार्टी है भाई, ये हाँ सीपीएस, एआईएम मतलब ओवैसी वाली पार्टी, और ममता दीदी, ये इनके विरोध में रहे। अब भैया जब इतना बड़ा काम होना है तो देखो मीम तो बनना ही था, मीम बनना लाजमी था। एक बार इलेक्शन नहीं होंगे, बार बार इलेक्शन नहीं होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, ये फिर जो है मीम सोशल मीडिया पे वायरल हुए। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाकी आगे की कहानी क्या होगी, जो भी होता है इस पर फैसला, वो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इस जो PDF है, इसका जो PDF है पूरा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल अमित तोमर पर आपको मिल जाएगा।